जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप में से बहुत सारे यंगस्टर युवा लोग हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरह की फर्म बनाएं, कौन सी एंटिटी बनाएं जिसमें इनकम टैक्स के अंदर कंप्लाइंसेस कम हो जाए, झंझट कम हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कितनी तरह की एंटिटीज होती हैं, उन्हें कैसे कैसे टैक्स लगता है, वो कैसे बनती है, क्या उनके एडवांटेज है, क्या उनके डिसएडवांटेज है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और कैसे आप उनको बंद करा सकते हैं। अगर इन फ्यूचर में आपको वो काम नहीं सेट बैठ रहा है, आपको बिजनेस नहीं करना है, तो आप उन्हें कैसे बंद करा सकते हैं। इन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ पर्सन या एंटिटी इन इनकम टैक्स। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक व्यक्ति, एक पर्सन मानता है। तो ये व्यक्ति दोस्तों आपको अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने बिजनेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी होता है। ये काफ़ी तरह से आप अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन सभी के बारे में हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में बात करेंगे, फिर पार्टनरशिप LLP, HUF, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी पब्लिक लिमिटेड, वन पर्सन कंपनी, AOP यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट, आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शन पर्सन और लोकल अथॉरिटी। तो सबसे पहले दोस्तों प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात करेंगे। प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब इंडिविजुअल फर्म जो होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली ये यूज होने वाली फर्म है दोस्तों। बहुत सारे लोग इसी के अंदर ही अपना बिजनेस करते हैं, मतलब एक खुद मालिक होता है जिसे प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल फर्म बोलते हैं। तो इसे सोल प्रोप्राइटर भी बोला जाता है दोस्तों। सोल प्रोप्राइटर फर्म है मेरी, तो इसको कंपनी की तरह अलग से कोऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है। नो क्रिएट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसके बाद में जो ओनर होता है दोस्तों, इसका मालिक, वो इसके लिए फुली लाइबल होगा। मतलब जो भी जिम्मेदारी है वो एक व्यक्ति है जो मालिक, उसी की होगी। और ऑल रिस्क एंड प्रॉफिट बिलोंग्स टू दैट प्रोप्राइटर। जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी लॉस होगा, जो एक मालिक होगा वो सारा का सारा उसी का होता है दोस्तों। सोल मैनेजमेंट होता है सारा का सारा। इसके अंदर मैनेजमेंट वो एक ही व्यक्ति करेगा, क्या डिसीजन लेने हैं क्या नहीं लेने वो सभी के सभी वो करेगा। सीक्रेसी यहाँ पे फुल होती है दोस्तों। एक ही व्यक्ति है, उसे पता है कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का आपको किसको देने हैं, किससे लेने हैं। तो ये सारी की सारी सीक्रेसी आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म में मिल जाएगी। और लीगल रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है और डायरेक्ट मोटिवेशन रहता है दोस्तों। जो व्यक्ति है उसे पता है मैं ज़्यादा काम करूँगा, ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो ये सारा का सारा मेरा ही है। तो उसके अंदर डायरेक्ट मोटिवेशन भी आपको रहता है। इसके बाद में कैपिटल की बात करते हैं दोस्तों। तो किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब आप जितने रुपए के आपके पास पूंजी है या जितने रुपए बिजनेस में चाहिए, उतने रुपए के हिसाब से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मेंबर है जो, वो आपको एक ही पर्सन चाहिए। जैसे मैंने बात किया था, सिर्फ एक व्यक्ति इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, अलग से कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे रजिस्ट्रेशन होते हैं जो आपको तरह तरह की, अगर आप बिजनेस काम करते हैं तो उसके लिए आपको लेने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको GST नंबर चाहिए, अगर आप 40 लाख से ज़्यादा की सेल करते हैं या 20 लाख रुपए से कई स्टेट के अंदर, तो आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। MSME का एक होता है, आपको लोन के लिए बेनिफिट लेना है तो उद्योग आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है। फसाई फूड लाइसेंस, अगर आप खाने पीने का काम करते हो। इन सभी के बारे में दोस्तों हम डिटेल से आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आप ये रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं, प्रैक्टिकली वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में कंप्लाइंसेस बहुत कम होती है दोस्तों। इसके अंदर आपको अगर टर्नओवर ज़्यादा है तो GST नंबर लेना है, उसकी रिटर्न भरनी है और साल के बाद में एक ITR भरनी है। और टर्नओवर आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा है या आपका केस है ऑडिट का, तो आपको ऑडिट करवानी है। इसके बाद में इसका यू विल बी ITR जो है इसकी अलग से नहीं होती है दोस्तों। जो आप पर्सन की ITR होगी वही उस बिजनेस की ITR मानी जाएगी। मतलब इसकी अलग से ITR नहीं जाएगी, उस फर्म का जो मालिक होगा उसकी ITR और बिजनेस की ITR एक ही मानी जाएगी। और हम बात करते हैं टैक्स रेट के बारे में। टैक्स दोस्तों इसमें स्लैब के हिसाब से लगेगा, ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब। मतलब या तो आपको 5, 20 और 30% के हिसाब से टैक्स देना है, या इसके अंदर 5, 10, 15, 20, 25, 30 जो भी आपको बेनिफिट लगता है, जोन से आपको उसमें जाना है। तो इन दोनों में से जो भी स्लैब रहेगा 2.5 लाख रुपए तक माफ़ है। सीनियर सिटीजन को 3 लाख माफ़ है, सुपर सीनियर को 5 लाख माफ़ है। उसके बाद आपको टैक्स लगेगा और ऐसा कोई स्पेशल बेनिफिट इनको नहीं मिलता है। अगर आपको ये बंद करनी है तो दोस्तों आप अपना GST नंबर लिया हुआ है अगर आपने, तो वो सरेंडर कर दीजिए। और कोई लाइसेंस है तो उसको सरेंडर कर दीजिए। अलग से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। और खर्चा क्या आएगा दोस्तों आपका ये फर्म बनाने के लिए? आपको GST नंबर लेना है, अगर ज़रूरत है तो ITR भरनी है और आपको ऑडिट करवानी है। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें खर्चा आपका नहीं आता है।
अगली बात करते हैं दोस्तों पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप जैसे कि आपको पता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई काम को करते हैं लीगली, तो वो पार्टनरशिप कहलाती है। तो इसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर एवरी पार्टनर, ये पार्टनरशिप फर्म का दोस्तों एक नुकसान मान लो कि पार्टनरशिप के अंदर लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। जितने रुपए की भी देनदारी है, कल को कुछ वाद विवाद हो जाता है तो वो सारे पार्टनर अपनी खुद की पर्सनल पूंजी से उसका जो है वो खर्चा, जो भी आपका दावा आया है उसको, उसकी जो पेमेंट वो करेंगे। और इसको इजीली स्टार्ट किया जा सकता है शेयरिंग द बर्डन। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर दोस्तों 4 जने, 2 जने, 2 से ज़्यादा पार्टनर होंगे तो वो सारी की सारी टेंशन है वो 3-4 जनों में डिवाइड हो जाएगी। और उसके बाद में नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल है वो भी 3-4 पार्टनर्स की अलग अलग है। कॉन्टैक्ट्स होते हैं दोस्तों, किसी की कहाँ पे जानकारी है, एक पार्टनर की जानकारी किसी डिपार्टमेंट में है, तो इन सभी की जानकारी का फ़ायदा उठा सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। डिसीजन अच्छे ले सकते हैं, सभी का नॉलेज होगी तो सभी अपने अपने हिसाब से अपने रिव्यू दे सकते हैं। ज़्यादा पार्टनर होंगे तो दोस्तों ज़्यादा पूंजी आपको मिल जाएगी, ज़्यादा पूंजी से आप ज़्यादा व्यापार कर सकते हैं। ईजी एक्सेस टू प्रॉफिट जो भी होगा वो आप अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, जैसे मान लो आपने 2:2:2 जैसे भी आपने वो शेयर करना है उसके अकॉर्डिंग आप उसको शेयर कर सकते हैं। इसके बाद में जॉइंट लाइबिलिटी का मतलब दोस्तों कि जो भी जिम्मेदारी है वो एक पार्टनर की नहीं होगी। कुछ कल को नुकसान होता है, किसी को देनदारी निकलती है तो सारे पार्टनर अपने रेशियो के हिसाब से वो उसको है वो एडजस्ट करेंगे। इसके अंदर ऐसे कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें दोस्तों तो स्पेशल से कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट की कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने रुपये आपकी पूंजी है उतने रुपये के हिसाब से आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। कम से कम 2 पार्टनर आपको जरूरी है। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों आपको पार्टनरशिप डीड लिखनी पड़ेगी। नॉर्मली अलग अलग स्टेट के हिसाब से रहता है। राजस्थान के अंदर दोस्तों 2000 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको लेना है, उसके ऊपर आपको ये पार्टनरशिप डीड लिखनी है। कंप्लाइंसेस क्या करने हैं दोस्तों, आपको जीएसटी नंबर लेना है अगर आपकी सेल ज़्यादा हो जाती है एक लिमिट से, आईटीआर भरनी है और ऑडिट भरनी है। जो आईटीआर होगी दोस्तों पार्टनरशिप फर्म की अलग होगी और पार्टनर्स की अलग होगी, क्योंकि इस पार्टनरशिप फर्म का अलग से एक पैन कार्ड बन जाता है तो ये अलग व्यक्ति बन जाता है। मान लो आप 3 पार्टनर हो, 1 2 3, ये तो अलग रहेंगे। इसके बाद में पार्टनरशिप फर्म का चौथा एक पैन कार्ड और बन जाएगा तो उसको अलग से आईटीआर भरनी है पार्टनरशिप फर्म को। और पार्टनर अगर भरना चाहे तो भरें, उनकी लिमिट है या नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके ऊपर टैक्स क्या लगता है दोस्तों, 30% स्लैब टैक्स लगता है। इसमें कोई 2.5 लाख रुपए की आपको छूट नहीं मिलेगी। अगर आपने 1 लाख रुपए कमाया तो 30,000 रुपये टैक्स देना पड़ जाएगा। अलग से कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलता है। और बंद करना है तो एक अलग से पार्टनरशिप डीड लिखनी पड़ती है कि हमने डिसॉल्व करना है और वो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। इसके बाद में जो कॉस्ट है दोस्तों आपकी डीड को रजिस्टर कराने की, कई बार क्या होता है, एक तो आपको डीड को रजिस्टर कराना पड़ता है पार्टनरशिप फर्म को, कई बार वैसे ही आपका काम चल जाता है। तो अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको तो रजिस्ट्रार और फर्म के पास जाकर के 1% 2% उसकी जो आपकी कैपिटल होगी, आपने 1 लाख रुपए की कैपिटल उसमें डाली है तो 1-2 हज़ार रुपये आपके लगेंगे, वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग रहता है। इसके अलावा जीएसटी रिटर्न आप भरोगे तो उसका लगेगा और पार्टनरशिप फर्म की आईटीआर जाएगी, वही रहेगा। इसमें भी ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा आपका खर्चा नहीं रहता है। इसके बाद में तीसरी हम बात करते हैं पार्टनरशिप एलएलपी। जो पहले हमने पार्टनरशिप की बात की दोस्तों, उसके अंदर जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की। मतलब अगर कोई कल को देनदारी आती है तो सभी पार्टनर्स को अपनी खुद की पूंजी पर्सनल बेचकर भी ये पैसा देना पड़ सकता है। और वहीं पर हम बात करते हैं पार्टनरशिप एलएलपी। एलएलपी का मतलब दोस्तों लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड हो गई है इस पार्टनर के अंदर। तो ये है जो एलएलपी एक्ट 2008 बना था, उसके बाद ये एलएलपी आप बना सकते हैं। मतलब 2008 के बाद में ये एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट किया है। इसको जो रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों, अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड MAC मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर या ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इनके थ्रू ही आपको इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। मतलब ये एक तरह से पार्टनरशिप फर्म और एक कंपनी, उन दोनों का मिक्सचर है ये। इसमें भी कम से कम 2 पार्टनर चाहिए आपको, मैक्सिमम आप कितने भी पार्टनर इसमें कर सकते हैं। और फॉरेन का पार्टनर भी आप इसमें अलाउ कर सकते हैं, कोई विदेशी पार्टनर है उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। और जो लाइबिलिटी दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा, इसके अंदर लिमिटेड है। मतलब जितना रुपये की भी देनदारी है, जितनी आपने पूंजी लगाई है उतने रुपये तक आप उनसे वसूल सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई पर्सनल लाइबिलिटी इनकी नहीं रहेगी। इसके बाद में एक एग्रीमेंट होता है दोस्तों, वो सेम ही आपको एक डीड लिखनी पड़ेगी पार्टनरशिप की। और इसके अंदर कंप्लाइंसेस क्या करने पड़ेंगे, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। और इसके अंदर लास्ट में साल में एनुअली आपको ROC या MCA की एक रिटर्न भरनी पड़ती है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर जो कंपनीज को रिटर्न भरनी पड़ती है, वो भी एक LLP को रिटर्न भरनी पड़ती है। टैक्स रेट क्या रहेगा दोस्तों, जो पार्टनरशिप फर्म को होता है 30%, वही इसका टैक्स रेट रहेगा। और ये जो मैनेज की जाती है सभी पार्टनर्स के द्वारा मिलजुल कर की जाती है दोस्तों। और क्लोजर क्या होगा, इसको बंद कराने के लिए भी आपको ROC की साइट पर, रजिस्ट्रार और कंपनी की साइट पर जाने के बाद में वहीं पे आपको क्लोज करवानी पड़ेगी। इसका भी कोई 4-5 हज़ार रुपये खर्चा आता है दोस्तों। LLP आपका इनकॉर्पोरेट करने का ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं रहता है। तो ये भी आप एक अपने ऑप्शन के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF बहुत ही प्रचलित एक टैक्स प्लानिंग का टूल माना जाता है। ये दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपको, बुद्ध धर्म के, जैन धर्म के और सिख धर्म के और हिंदू तो है ही है इसमें, हिंदू धर्म के लोग इस फर्म को बना सकते हैं। मतलब आपके घर में दोस्तों 1 2 3 4 मेंबर है तो चारों जने मिलकर के एक HUF और बना सकते हैं और ये 5वां मेंबर बन जाएगा। इस HUF को इनकम टैक्स में अलग से व्यक्ति माना जाएगा, एंटिटी माना जाएगा और उसको 2.5 लाख रुपए की अलग से छूट मिलेगी। मतलब एक आपका अलग से व्यक्ति बन जाएगा। तो ये HUF अलग से टैक्स होता है, इसका अलग से इसकी ITR जाती है। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर फर्म की अलग जाएगी, वैसे ही HUF के अंदर भी अलग जाती है। इसका अलग पैन कार्ड होगा, खाता भी इसका अलग होगा और इसको जो मैनेज किया जाएगा दोस्तों वो कर्ता के द्वारा किया जाएगा। एक घर का एक मेन जो पर्सन होगा आपका, वो जहाँ पे साइन करने हैं वो साइन करेंगे, बाकी सारे जो भी डिसीजन लेने हैं वो कर्ता के थ्रू ही लिए जाते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों मिनिमम एग्जम्पशंस में मिलेगी आपको 2.5 लाख रुपए की डिडक्शन वगैरह भी मिलेगी। अगर आप सेक्शन 80C के अंदर आप अपनी छूट लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट किया है आपने, तो 80C के अंदर आपको 1.5 लाख रुपए की ये भी छूट मिल जाएगी और भी काफ़ी तरह की डिडक्शंस वगैरह बेनिफिट इसके अंदर आपको मिलते हैं। तो इसको जो टैक्स रेट जो लगता है दोस्तों, जो इंडिविजुअल को लगता है वही लगेगा। जैसे 2.5 लाख रुपए तक छूट है, 2.5 से 5% है, फिर 20% है, फिर 30% है, ऐसे ही इसको टैक्स लगेगा। और ये कब क्रिएट होती है दोस्तों, एक व्यक्ति HUF नहीं बना सकता है। सपोज करो आपकी शादी हो गई है तो आपकी और आपकी वाइफ 2 जने बन गए हैं तो दोनों जने एक HUF बना सकते हैं। आपका बच्चा हुआ तो HUF के अंदर वो मर्ज हो जाएगा। तो मतलब कम से कम 2 मेंबर आपको जरूरी हैं, कोई कैपिटल की ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये बनती कैसे है दोस्तों, आपको कुछ ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। एक आपको डीड लिखनी है, HUF की डीड जो होती है वो आपको लिखनी है। वो नॉर्मली 50 रुपये के जो भी मिनिमम स्टाम्प पेपर है उसके ऊपर आप ये लिख सकते हैं। उसके ऊपर आपको ये लिखना है कि हमारी HUF डीड। अगर इसका फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप अपना ये HUF खुद लिख सकें। इसके लिए दोस्तों HUF के अंदर आपको जस्ट ए सेकेंड, HUF के लिए आपको रजिस्ट्रेशन HUF डीड लिखनी है। डीड लिखने के बाद उसका पैन कार्ड अप्लाई हो जाएगा, उसका अकाउंट खुल जाएगा, एक HUF की अलग से स्टैंप बन जाएगी, मोहर बन जाएगी आपकी, और जहाँ भी आपने डिसीजन लेना है HUF मोहर लगाएगा और कर्ता उसके ऊपर साइन कर देंगे। और बात करते हैं कंप्लाइंसेस के बारे में दोस्तों, तो कंप्लाइंसेस में भी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है और GST नंबर की जरूरत है तो GST नंबर लेना है। मतलब ये HUF एक बिजनेस कर सकता है अपना, इसके नाम से कोई एक फर्म चालू कर सकते हो आप, एंटिटी चालू कर सकते हो, कहीं पर भी आप इसको बिजनेस के तौर पर यूज कर सकते हो। टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। और HUF का करता है वो जो मेंबर मेल होगा, मेन व्यक्ति होगा, वही आपका इसमें करता मेन जो डिसीजन मेकर माना जाएगा। क्लोजर क्या करना रहेगा दोस्तों, आपको कोई गवर्नमेंट का कोई ड्यू है, किसी को सरकार का कोई पैसा GST का कोई भरना है, GST नंबर लिया उसको बंद कराइए, जो पैन नंबर आपने बनवाया उसको सरेंडर कर दीजिए और आपका ये जो HUF है वो डिजोल्व हो जाएगा। इसका तो कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आता है दोस्तों। आपको जैसे मान लो वो डीड लिखने का जो खर्चा है नॉर्मल स्टाम्प पेपर का आएगा, पैन कार्ड बनाने का खर्चा आएगा, उसके बाद में आपको ITR भरने का खर्चा आएगा। तो इसमें भी ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं होता है। इसको भी आप एक उसके रूप में आप मान सकते हैं। इसके बाद में कंपनी की बात करेंगे दोस्तों, हर कोई कंपनी की बात करता है तो हम इसमें प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और 1 पर्सन कंपनी, 3 तरह से कंपनियां बनती हैं। तो सबसे पहले हम प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। प्राइवेट का मतलब दोस्तों कि वो किसी प्राइवेट व्यक्तियों की होती है, एक लिमिटेड एरिया ही होता है उसका, जो वर्किंग एरिया मान लो या मैनेजमेंट एरिया, वो एक लिमिटेड होता है। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले पेड अप कैपिटल आपको 1 लाख रुपए की पूंजी चाहिए। इसके अंदर शेयर होल्डर चाहिए होते हैं। कंपनी क्या होती है दोस्तों, अपने शेयर्स के थ्रू चलती है। वो शेयर किसी को अपना इशू कर देती है और वो शेयर होल्डर अलग हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो डिसीजन लिया जाता है। तो शेयर होल्डर 1 से लेकर 50 के बीच में आपके हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा आपके नहीं हो सकते हैं। डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है, जो डायरेक्ट करता है उस कंपनी को मैनेज करता है वो डायरेक्टर करते हैं। 2 से 15 तक आपको डायरेक्टर चाहिए होते हैं दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। मतलब 2 डायरेक्टर और 1 शेयर होल्डर जरूरी है आपको किसी भी कंपनी के लिए। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसका अंदर दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये 2 चीज़ें बनती हैं, 2 डॉक्यूमेंट। वो बनने के बाद में आपको कंपनी की वेबसाइट पर जाना है, ROC की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जाकर के आपको अपना नेम पहले तो फाइनल करवाना है कि ये नेम अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद में आपको आगे की कार्रवाई दोस्तों करनी है। 1 महीने के अंदर अंदर, इससे पहले भी आपकी ये कंपनी का सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है। इसके अंदर जो लायबिलिटी है शेयर होल्डर की वो लिमिटेड है दोस्तों। जितने रुपए के शेयर खरीद रखे हैं एक व्यक्ति ने, उतने रुपए की उसकी लायबिलिटी होगी, उससे ज़्यादा उससे पैसा नहीं वसूला जा सकता है। कंप्लाइंसेस की बात करते हैं दोस्तों, थोड़ी सी कंप्लाइंसेस ज़्यादा होती है कंपनीज़ में। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर GST नंबर लिया है, अगर चाहिए तो उसको वो लेना पड़ेगा।
ITR कंपनी की अलग जाएगी, ऑडिट अलग से होगी, बोर्ड की मीटिंग बिठानी पड़ेगी, AGM एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी साल के स्टेटमेंट हैं वो आपको कंपनी बोर्ड ऑफ इसमें डायरेक्टर मीटिंग में पेश करने पड़ेंगे और आपको ROC MCA के साइट पर भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। टैक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर फ्लैट 25% टैक्स लगेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। कुछ कंडीशंस होती है, वो डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए, घर पे इंडिया के अंदर ही बनी होनी चाहिए और कुछ 1-2 कंडीशंस और है। तो इसके बाद में बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो बेनिफिट के अंदर स्टार्टअप योजना एक सरकार ने चलाई थी, उसके अंदर कोई अपना नया बिजनेस चालू करता है तो उसके अंदर कुछ बेनिफिट देने की कोशिश की जाती है। वेंचर कैपिटल फंडिंग भी आप इससे ले सकते हैं, मीन्स आप किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन इसमें करवाते हैं तो आपको पूंजी की जरूरत है, तो इसके थ्रू आप अपने फंडिंग इकट्ठी कर सकते हैं। क्लोजर आपको ये बंद करवानी है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर MCA की साइट पर जाकर के कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी, तो वो भी आपकी बंद हो जाएगी। 3,000, 5,000, 7,000 रुपये के लगभग आपका इसमें खर्चा आता है और ये आप कंपनी अपनी प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात आती है पब्लिक लिमिटेड की। पब्लिक लिमिटेड जैसे कि बात से नाम से संपर्क होते, इससे क्लियर हो रहा है कि ये पब्लिक की द्वारा ओन की जाती है। तो इसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड में 1 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए होती है, इसमें 5 लाख रुपए कैपिटल चाहिए होती है। इसके अंदर शेयर होल्डर 7 चाहिए होते हैं और उसके अंदर 1 चाहिए होता था। अनलिमिटेड यहाँ इसके अंदर मैक्सिमम और उधर 1 से 50 थे, मतलब पब्लिक लिमिटेड में 50 ही लोग शेयर होल्डर हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में और पब्लिक लिमिटेड के अंदर अनलिमिटेड शेयर होल्डर हो सकते हैं जितने मर्जी, क्योंकि ये तो पब्लिक के द्वारा ओन की जा रही है, तो जितने मर्जी पब्लिक इसके अंदर आपका शेयर होल्डिंग ले सकती है। इसके बाद में डायरेक्टर इसके अंदर 3 होते हैं दोस्तों। इसको बेनिफिट क्या है, ये अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड करा सकती है। जैसे आप शेयर मार्केट के अंदर किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, विप्रो, रिलायंस, जैसे कि इस तरह के कंपनी का शेयर, तो ये अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड करा सकती है कि वहाँ पे इसके स्टॉक हैं, वो जो शेयर हैं वो ट्रेड होते रहे। रजिस्ट्रेशन वो सेम ही रहेगा पब्लिक लिमिटेड का, प्राइवेट लिमिटेड का। उसको ROC की साइट पर जाना पड़ेगा, MCA की वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नाम अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होंगे तीनों डायरेक्टर्स के, और बाकी MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी आपको वहाँ पे बनाना पड़ेगा। और जो लायबिलिटी है शेयर होल्डर की, वो भी उनके इन्वेस्टमेंट तक की लिमिटेड होती है दोस्तों। कंप्लाइंसेस क्या करनी है इनको, GST की जरूरत है तो GST नंबर लेना है, ITR भरनी है, ऑडिट करानी है, बोर्ड की मीटिंग करानी है, AGM, EGM और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी करवाने हैं। और इसके बाद में दोस्तों पब्लिक लिमिटेड को कुछ रिक्वायरमेंट और होती है ROC MCA के साइट पे, और सेबी को भी कई बार करवानी पड़ती है। ये क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मतलब 3-3 महीने में रिपोर्टिंग जाती है, 6 महीने में, साल में जाती है। और वहाँ पर जो दोस्तों था आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो साल में एक बार ही रिपोर्टिंग देती है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को रिपोर्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा देनी होती है। टैक्स इसका भी 25% लगेगा। बेनिफिट इसको भी स्टार्टअप के, वेंचर कैपिटल फंड के ले सकती है, अपने आप को लिस्टेड करा सकती है स्टॉक एक्सचेंज पर। अगर इसको बंद करवाना है तो कुछ प्रोसेस के फॉलो करना पड़ेगा आपको, MCA की साइट पर वाइंड अप करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है दोस्तों और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। खर्चा भी इसका थोड़ा इसके बाकी मुकाबले ज़्यादा लगता है, 8-10 हज़ार रुपये तक इसका लग जाता है। और इस तरह से आप अपनी ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों 1% कंपनी का एक नया जो इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, मतलब पहले तो क्या होता था दोस्तों, 2 डायरेक्टर या शेयर होल्डर बहुत जरूरी होते थे किसी कंपनी को बनाने के लिए, लेकिन अब एक व्यक्ति ही, सिंगल मेंबर भी कंपनी को बना सकता है। वो अपनी शेयर होल्डिंग भी खुद रख सकता है अपने मेंबर के तौर पर, इसमें अलग से कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक मेंबर इनफ होता है। इसका रजिस्ट्रेशन आपको ROC और MCA के साइट पर करवाना है। और कंप्लाइंसेस दोस्तों वही, मैं आपको कंप्लाइंसेस लगभग सेम रहते हैं। GST नंबर की जरूरत है तो GST लेना पड़ेगा, उसकी रिटर्न भरनी पड़ेगी, इनकम टैक्स की ITR भरनी पड़ेगी, ऑडिट करवानी पड़ेगी अगर उसकी जो ऑडिट के दायरे में आता है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसको ROC की साइट पर, MCA की साइट पर उसको अपडेट करने पड़ेंगे। टैक्स रेट दोस्तों फ्लैट 30% लगेगा, अलग से कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं मिलता है इसको, कंपनी एक्ट के अंदर कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, कोई एग्जम्पशन नहीं है। और ये वाइंड अप करना थोड़ा सा ईजी रहता है, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे तो ये वाइंड अप हो जाएगी। इसका भी 3 से 5 हज़ार रुपये तक खर्चा नॉर्मल लग जाता है आपका बनाने का, क्रिएट करने का। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसी एंटिटीज़ की जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी आपको उसकी नॉलेज होनी जरूरी है, जैसे कि AOP BOI। AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब किसी व्यक्तियों का समूह, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनकी बॉडी बन जाती है। तो ये इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 231 के अंदर अलग से पर्सन माने जाते हैं। ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए या कॉमन पर्पज़ के लिए बनते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी जैसे कि संस्थाएं होती हैं दोस्तों, वो इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराती हैं। लेट सपोज कोई ऐसी कोई गौशाला है या जो ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, या कोई स्कूल है, ऐसी कोई कमेटी है व्यक्तियों की, वो AOP और BOI के अंदर होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह, मार्कफेड, नाफेड जैसे कि कोई संस्थाएँ होती हैं दोस्तों, AOP BOI के अंदर ही वो आ जाती हैं। इसके बाद में ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आपको। ट्रस्ट NGO या NPO भी कहते हैं, जिसको नॉन गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्था जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, वो सिर्फ अपना समाज भलाई के लिए, रिलीफ ऑफ द पुअर, गरीबों की भलाई के लिए, शिक्षा के लिए, योगा के लिए, मेडिकल रिलीफ के लिए और जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ये काम आती है, या एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट। इसके अलावा भी ऐसा कोई है जो जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए, मतलब एक आम आदमी के लिए काम आने वाली संस्था होती है। इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, आजकल गवर्नमेंट आपने सुना होगा दोस्तों, इन कंपनीज़ को CSR का फंड जो होता है वो खर्च करना पड़ता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो CSR का फंड दोस्तों वही कंपनी खुद तो खर्च कर नहीं सकती है, ये किसी ट्रस्ट के थ्रू खर्च करवाती हैं। तो ऐसा कोई ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड है, प्रॉपर ATG सेक्शन होता है उसके अंदर रजिस्टर्ड है, बाकी की फॉर्मेलिटी इसकी पूरी है, तो उसको यहाँ पे काफ़ी सारा बेनिफिट देखने को मिल जाता है कंपनियों से, और वो अपने लोकल एरिया में भलाई कर सकती है। इसके लिए दोस्तों आपको ट्रस्ट डीड होती है वो रजिस्टर करानी पड़ेगी। ये आप कहाँ करा सकते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट के लिए सोसाइटी एक्ट, देवस्थान विभाग सेक्शन 1023 के अंदर रजिस्टर करा सकते हैं। और ATG जैसे मैंने बताया था इनकम टैक्स की सेक्शन होती है। ट्रस्ट के ऊपर भी दोस्तों हमारे पास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आप कहेंगे तो डिटेल के अंदर वीडियो बना देंगे कि अगर आपको अपनी ट्रस्ट बनानी है तो आप कैसे बना सकते हैं। इसको काफ़ी सारा बेनिफिट भी मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक तरह का और व्यक्ति भी इनकम टैक्स में होता है, वो होता है आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी विशेष एक्ट के अंदर बना हुआ है, जैसे कि कोई उसका अलग से स्वामित्व है, स्थायित्व है, और वो आर्टिफिशियल है, लेकिन वो जुरिडिक्शंस जो है वो डिसीजन ले सकता है, वो प्रशासन हो सकता है लोकल। और इसके अंदर जैसे यूनिवर्सिटियाँ हैं, अलग अलग तरह की वो आ सकती हैं, आपकी RBI है दोस्तों। ऐसी कुछ संस्थाएं जो सरकार एक तरह से होती हैं, तो उनको आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन के अंदर उनको इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद में लास्ट जो दोस्तों एंटिटी है वो लोकल अथॉरिटी होती है, लोकल प्रशासन। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा, आपका नगर पालिका, म्युनिसिपल पंचायत, जो ग्राम पंचायत होती है वो लोकल अथॉरिटी में आ जाती है। और ऐसा कोई बोर्ड है, पोर्ट ट्रस्ट है, ये सारे के सारे लोकल अथॉरिटी में आ जाएंगे। आपका ये सारे के सारे उसको आप नॉर्मल व्यक्ति इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है, सिर्फ वही व्यक्ति करा सकता है जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको इन सभी एंटिटीज़ के बारे में पता लग गया होगा। मोटा मोटी आपने ये डिसीजन ले लेंगे कि इसके बेसिस पर कि आपको कौन सी एंटिटी आपकी बनानी है, कौन से एंटिटी आपके लिए अच्छी रहेगी, कौन सी आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। फिर भी आपकी कोई क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी आपकी रह जाती है तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड हो या इनकम टैक्स से रिलेटेड हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।